नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त योगेंद्र खारी की आईपीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हर बार एक नई तरीके से एक नई वीडियो बना के आपके सामने लेके आते हैं और इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा इस तरह की जो वीडियो बनाने का मोटो है वो है हमारे कंप्रेशर पाइपिंग के रिगार्डिंग। कंप्रेशर पाइपिंग प्लस कंप्रेशर की रिगार्डिंग, कंप्रेशर किस तरह का लगाना चाहिए, किस तरह से उसको यूज करना चाहिए और उसकी पाइपिंग किस तरह से इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कंप्रेशर कितने प्रकार के होते हैं और कंप्रेशर के लिए पाइपिंग के इस्तेमाल किस तरह से उसका डिजाइन किया जाता है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, कंप्रेशर बेसिकली जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं जो जनरली इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। वन इज रेसिप्रोकेटिंग और अनदर इज स्क्रू कंप्रेशर। स्क्रू कंप्रेशर को हम रोटरी कंप्रेशर और पिस्टन कंप्रेशर को हम टी टाइप पिस्टन या फिर पिस्टन टाइप कंप्रेशर बोलते हैं उनको। तो पिस्टन कंप्रेशर जो होते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर होते हैं और इनका इस्तेमाल बेसिकली छोटी इंडस्ट्रीज के लिए किया जाता है। छोटी इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा से किया जाता है क्योंकि ये कॉस्ट वाइज इसका इफेक्टिव जो होते हैं बहुत कम होते हैं और इनका यूज 2-4 घंटे के लिए अगर करना है तो वहां पर बहुत अच्छा होता है। इनको हम 24/7 नहीं चला सकते क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसको एलिवेशन करने के बाद फिर स्क्रू या रोटरी कंप्रेशर आए। स्क्रू या रोटरी कंप्रेशर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो वाइड लेवल पे किया जाता है और बड़ी इंडस्ट्री में किया जाता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है मिनिमम 7.5 एचपी से लेकर और 1000 एचपी तक के कंप्रेशर्स आते हैं। अगर उससे भी कहीं ज्यादा किसी कंप्रेशर को किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पर वो जो इस्तेमाल करते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर का फिर इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेशर के अंदर हम देखते हैं जनरली दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वन होता है प्रेशर और सेकंड इज सीएफएम। दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कंप्रेशर का डिजाइन किया जाता है। दोनों को ध्यान में रखते हुए ही कंप्रेशर को परचेस किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कंप्रेशर खरीदते समय किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर किसी कंपनी का रिक्वायरमेंट उसका कंपनी का रिक्वायरमेंट नॉट मोर देन 40 सीएफएम 40 सीएफएम है तो 40 सीएफएम के लिए उसको कौन सा कंप्रेशर खरीदना चाहिए। तो 40 सीएफएम के लिए हम दो कंप्रेशर को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। वन ऑफ द 10 एचपी का एक स्क्रू कंप्रेशर ले सकता है वो, और नहीं तो वो 15 एचपी का एक रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर ले सकता है। तो दोस्तों, दोनों कंप्रेशर की जो कैपेसिटी होगी 10 एचपी के जो स्क्रू कंप्रेशर होगा उसका जो मैक्सिमम सीएफएम आउटलेट होगा वो 40 सीएफएम होगा और 15 एचपी का जो होगा वो 45 सीएफएम आउटलेट होगा, उसका सीएफएम देगा। तो दोस्तों, जब वो कंप्रेशर आपका एक 5 एचपी पूरा का पूरा मोटर बढ़ गया और 5 एचपी मोटर बढ़ने के कारण आपका सिर्फ मात्र 5 सीएफएम आपका वॉल्यूम एयर का बढ़ा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो कॉस्टिंग को ना देखते हुए स्क्रू कंप्रेशर को प्रिक्योर करें। स्क्रू कंप्रेशर से दो फायदे होते हैं। एक तो उसकी जो लाइफ है वो ज्यादा होती है, दूसरे उसकी कंटिन्यूटी बेसिकली बहुत ज्यादा हो जाती है। उसको 24/7 आवर्स चला सकते हैं। प्राइस वगैरह देखा जाए तो प्राइस में आपका स्क्रू कंप्रेशर थोड़ा सा महंगा होता है रेसिप्रोकेटिंग कंपैरिजन के कंपैरिजन में। तो स्क्रू कंप्रेशर थोड़ा महंगा होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर थोड़ा सस्ता होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर देखा जाए तो अगर हम उसको 1 साल अगर उसकी कैपेसिटी को हम चलाएं तो वो हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से स्क्रू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हमारा स्क्रू कंप्रेसर से भी कहीं बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 15 एचपी का होता है जो 45 से हम देगा। तो 5 किलो का 5 एचपी का आपका पर डे का आपका कंजप्शन आपका बढ़ जाता है। अगर उसको कैलकुलेट करेंगे वन डे कि अगर आपका सपोज कीजिए 10 घंटे चलाते हैं, 10 घंटे में आपका 5 एचपी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन पूरे साल में कहीं जाके 4 से 5 लाख रुपए हो जाती है। तो जो आपकी एक स्क्रू कंप्रेशर के बराबर आ जाती है। तो दोस्तों, मैं सजेशन करूंगा कि कंप्रेशर खरीदते समय इस चीज को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि हमारी जरूरत के हिसाब से हमें कौन सा लेना चाहिए। अगर बहुत ही छोटा काम है और बहुत कुछ समय के लिए आपको कंप्रेशर चलाना है तो ही आपको रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर का सजेशन करना चाहिए और लेना चाहिए, अन्यथा आपको स्क्रू कंप्रेशर रोटरी कंप्रेशर पर ही जाना चाहिए। उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे उसके इफेक्ट्स होते हैं। उसको सीएफएम भी आपको ज्यादा मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ द एयर भी आपको ज्यादा मिलेगी और आपका कॉस्ट वाइज में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा महंगा होने के कारण तो वो थोड़ा सा महंगा होता है। इससे उसको उस समय एट ए टाइम नहीं देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म की अगर देखेंगे तो वो बहुत सस्ता कंप्रेशर पड़ता है। तो दोस्तों, दूसरा हम बात करते हैं पाइपिंग के लिए। पाइपिंग किस तरह से डिजाइन करनी चाहिए और कैसी पाइपिंग होनी चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर जो पाइपिंग हम करते हैं वो जनरली 3-4 प्रकार की पाइपिंग होती है। नंबर 1, एल्युमिनियम पाइप, जो जनरली टेंडेंसी के अंदर एल्युमिनियम पाइपिंग चलती है। दूसरा पाइपिंग होती है हमारी जीआईआर-एमएस। जीआईआर-एमएस जो पुराने लोग थे, जो पुराने लोग हैं आज भी, वो आज भी जीआईआर-एमएस को प्रेफर करते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में अभी मार्केट में ट्रेंड कर रहा है वो है
पीपीआर फाइबर थंब पाइप। पीपीआर और फाइबर थंब पाइप दोनों अलग अलग पाइप में होते हैं, दोनों के अंदर अलग अलग कॉम्पोजिशन होती है, दोनों ही अलग अलग एयर के लिए इस्तेमाल किए जाता है। तो दोस्तों आज मैं आपको ये जो छोटा सा पाइप है, इन पाइपों का छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ कैसे ये पाइपिंग होती है। जीआई और एमएस आपने जनरली देखी होंगे, टेंडेंसी है वो इंडियन लोगों की जो हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा, हर घर के अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर जीआई और एमएस पाइप बहुत अच्छे से मिलता है। दूसरा जो यूनिक है, जो अलग है, डिफरेंट है, जो आने वाली अपकमिंग जनरेशन के लिए मैं जो दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो है फ्यूजन पीपीआर पाइप। फ्यूजन पीपीआर पाइप कैसा होता है, इसका क्या फायदे होते हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ। एक छोटा सा एक पाइप का एक सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फ्यूजन पीपीआर पाइप। फ्यूजन पीपीआर पाइप ये बेसिकली ग्रे कलर का अभी आता है। इसमें कलर की कोडिशन 3-4 होती हैं, लेकिन मेरे पास अभी जो ग्रे कलर है और मेरे पास दूसरा कलर कोडिंग में है ग्रीन कलर। मेरे पास में अभी 2 कलर है, लेकिन इसके अलावा भी इसके 2 कलर और आते हैं, वो ब्लू कलर होता है और एक आता है इसका व्हाइट कलर। तो दोनों कलर में इसके यानी कि टोटल ये पीपीआर जो आता है 4 कलर के अंदर आता है। अब मार्केट के अंदर चारों कलर में मिल जाता है। व्हाइट कलर जो होता है वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के लिए होता है। जो जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी टेंडेंसी होती है, जितनी भी टेरिटरी होती है, वहां पर जो इस्तेमाल किया जाता है व्हाइट पीपीआर का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर लोग व्हाइट पीपीआर को ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं ग्रे पीपीआर। ग्रे पीपीआर जो हमारा होता है, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, इंडस्ट्री के लिए ही स्पेशली डिजाइन किया गया है और इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कलर को अलग अलग डिफाइन करने का भी इंटेंशन अलग अलग होता है, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती हैं। ग्रे कलर इनका जो पीपीआर का जो ओरिजिनल कलर होता है, जो मेन कलर होता है, वो ग्रे कलर होता है, जिसको प्राइमरी कलर भी बोलते हैं इसका पीपीआर का। तो पीपीआर के प्राइमरी कलर से जो बेसिकली इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है वैक्यूम लाइन के लिए। उसके बाद आते हैं हम ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन का जो इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, वो पानी के लिए किया जाता है, वाटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर किसी भी प्रकार से हो सकता है, वो चिलर भी हो सकता है, चिलर वाटर भी हो सकता है, या कोल्ड वाटर भी हो सकता है, या फिर आपका नॉर्मल वाटर भी हो सकता है, या हॉट वाटर भी हो सकता है। तीसरा इस पाइप का हम बात करते हैं ब्लू कलर की। ब्लू कलर का पाइप किस तरह का होता है? ब्लू कलर का पाइप इस तरह का होता है। ये ब्लू कलर पाइप है, इसको ब्लू पीपीआर पाइप बोलते हैं। तो ब्लू पीपीआर का इस्तेमाल किया जाता है कंप्रेस्ड एयर लाइन के बारे में, जैसे कि मैं अभी कंप्रेशन के बारे में बताता हूँ, उसी कंप्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है चौथे पाइपिंग के बारे में। जो व्हाइट कलर का पीपीआर पाइप होता है वो हमने बता दिया आपको, जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पाइप होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक और पाइप। मेरे पास में छोटा सा एक सैंपल पड़ा हुआ है, ये है जिंदल एमएलसी पाइप। ये भी कंप्रेस्ड एयर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पाइप है। ये बेसिकली मल्टीलेयर कंपोजिट पाइप होता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो इसको हम जनरली इस्तेमाल नहीं करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इसका इस्तेमाल हम बहुत रेयर केसेस में करते हैं, जब कोई कस्टमर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर के अंदर इसका जो ड्रॉबैक्स है इसके कुछ ज्यादा है, और वहां पर होने के कारण इसको हम कम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हो गई पीपीआर पाइपिंग, फाइबर थंब पाइपिंग, और आपका इसके लिए एयर के लिए। दूसरा हम बात करते हैं अब इसको कैसे लगाया जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली कंप्रेस्ड एयर पाइपिंग जो होती है वो बहुत ही कॉस्टली पाइपिंग होती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, और उसको इस्तेमाल किया जाना भी बहुत अच्छा जरूरी होता है, किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाए। एयर हमारी जनरली एयर है जो मार्केट, जो हमारा टोटली एनवायरनमेंट में हमको फ्री में मिलती है, लेकिन जब उसको कंप्रेस किया जाता है तो बहुत महंगी एयर पड़ती है इंडस्ट्री के लिए। तो उसका सही से उपयोग करना, सही से लगाना, ये बड़ी जिम्मेवारी का काम होता है। तो हम इसके डिजाइनिंग के बारे में बात करते हैं, तो कैसे इसको हम इसको सजेस्ट करना चाहिए, कैसे उसको लेना चाहिए। अगर आप एक 5 HP की एक कंप्रेसर लेते हैं, 5 HP के जो कंप्रेसर का जो आउटलेट आपका जो CFM आता है वो करीब 15 CFM आता है, 15 CFM आता है। तो 15 CFM के लिए मेरा जो सजेशन रहता है हमेशा वो मिनिमम 1 इंच ही रहता है। 1 इंची की मिनिमम पाइपिंग करानी चाहिए, क्योंकि 1 इंची से क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम ऑफ द एयर है वो इजीली कैरी कर पाता है, और वहां पर हमेशा स्टोरेज का भी काम करता है। सेकेंडरी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं 10 HP की मोटर के साथ में, तो 10 HP की मोटर के साथ हम इसको 32 mm भी ले सकते हैं और 40 mm का पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो मेनली जो इंटेंशन रहता है हमेशा किसी भी कंपनी के अंदर पाइपिंग का इस्तेमाल करना है, वो 1 इंची से कम हम कभी नहीं करते हैं। 1 इंची मिनिमम पाइप ऑफ द साइज होना चाहिए। सेकेंडरी हम बात करते हैं, हमारा जो लूपिंग सिस्टम होता है हम उसके ऊपर बात करते हैं कि कंप्रेशर की जो पाइपिंग होती है हमेशा लूपिंग सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। उसका जो लूप है वो चारों तरफ स्क्वायर में होना चाहिए, जिससे फायदा क्या होता है कि हमेशा जो प्रेशर की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा इक्विवेलेंट मिलेगी आपको। 1 पॉइंट से लेकर आपके टिल लास्ट पॉइंट तक आपका जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है, हमेशा इक्विवेलेंट रहता है, बराबर रहता है, आपका प्रेशर चेंज नहीं होता है।
सेकेंडरी प्रेशर ड्रॉप नहीं होता कहीं पर भी किसी भी सिचुएशन में, और आपका प्रेशर हमेशा इक्विवेलेंट मिलेगा आपको हर जगह में। दूसरा हम सजेस्ट करते हैं कि हमेशा जब भी हम लूपिंग सिस्टम को लगा रहे हैं, लूपिंग सिस्टम कर रहे हैं, तो लूपिंग सिस्टम के अंदर हम कुछ जगह पर अपना 2 प्रेशर गेज हमेशा लगाएं, वहां पर हमेशा मेन लाइन के अंदर, हेडर के अंदर, जो कम से कम 6 इंची डायल के अंदर हो, तो जिससे कि प्लांट के अंदर कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन विजिट कर रहा है, कंपनी का मालिक या कंपनी का मेंटेनेंस हेड, तो उसको ये हमेशा दिखे कि हाँ हमारा प्रेशर कितना प्लांट के अंदर आ रहा है। तो हमारा ये इंटेंशन रहता है कि जो ऑपरेटर है, जो मशीन चला रहा है, तो वो हमेशा मालिक को जाके ये ना बोले कि हाँ जी सर प्रेशर कम आ रहा है, इसकी वजह से हम मशीन रोक के बैठे हैं। तो उसके लिए हमेशा प्लांट के अंदर 2 प्रेशर गेज हमेशा इक्विवेलेंट अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, जिससे कि प्लांट में एंट्री करते ही आपको वो दूर से दिखाई दें। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमेशा पाइपिंग लाइन के अंदर जो होता है, आप ये आने वाला जैसे कि समय अभी विंटर है, और विंटर में बहुत ज्यादा मॉइस्चर आता है पाइपलाइन के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो एयर होती है वो एटमॉस्फेयर से ली जाती है, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है विंटर में और रेनी सीजन में बहुत ज्यादा होता है। तो उससे कारण कि पाइपिंग के अंदर हमारा पानी आ जाता है, जो पानी आने के कारण हमारी जो इक्विपमेंट है, जो प्रोसेसिंग है, जो यूनिट, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को खराब कर देता है। तो उसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए ड्रायर भी लगाते हैं, लेकिन ड्रायर में होने के बावजूद फिर भी मॉइस्चर आ जाता है थोड़ा बहुत। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सभी लोगों से कि जितना भी हमारे जो मेन लाइन होती है, मेन लाइन हेडर के अंदर कम से कम 1 या 2 ऑटो ड्रेन वाल्व जरूर लगाएं, जिससे कि ऑटोमेटिकली वो ड्रेन हो जाए। और जो हमारे प्रेशर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वो हमेशा आपने जैसे देखेंगे ऊपर कि हम जो ड्रॉप निकालते हैं वो इस तरह से निकालते हैं, यानी कि ऊपर से आए हुए ड्रॉप्स होते हैं। और जो प्रेशर ऑटो ड्रेन वाल्व लगाएंगे वो हम डायरेक्ट पाइपलाइन से नीचे सीधे कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो जितना भी वाटर कंटेनमेंट होगा या ऑयल कंटेनमेंट होगा या किसी भी तरह का जो पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, वो सारे सीधे ड्रेन हो जाएंगे, और हमारे पास वो फ्रेश एयर हमको मिलता रहेगा दोस्तों। जिससे कि हमारा का पूरा जो एयर है, इन्वायरमेंट है ना, वो पूरा का पूरा अगर अच्छा होगा तो हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी भी और स्टैंडर्ड भी हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसके कारण हम कंप्रेस्ड एयरलाइन को अपने से अच्छी और स्वस्थ अपनी एयर को ले सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट की एबिलिटीज को, प्रोडक्ट क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आशा करूंगा आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इस तरह की वीडियो मैं आगे बनाता रहूंगा, जिससे कि आप लोगों के ये काम आने वाली वीडियो है जो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम कंप्रेशर एक लाइन में हम बनाते हैं और उनको जो अटैचमेंट करते हैं, वो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि उसको अटैचमेंट किस तरह से करनी चाहिए। उसको अटैचमेंट करने के लिए बेसिकली ना जो हम इस्तेमाल करते हैं और जो करनी चाहिए वो हॉस पाइप और हेक्स निप्पल के माध्यम से करनी चाहिए। हेक्स निप्पल्स भी हमें पूरे इस तरह के कर्व्स में लेने चाहिए। देखिए मैं आपको एक हॉस पाइप की, एक हेक्स निप्पल की एक वो छोटी सी एक वीडियो दिखाता हूँ। टी है, ये हेक्स निप्पल टी है हमारी, जिसमें कि हेक्स निप्पल के अंदर ग्रूव्स होते हैं। ये हाइड्रोलिक हॉस पाइप पे इजिली माउंट हो जाती है, और इससे इजिली हम अपना बाईपास भी बना सकते हैं। हॉस पाइप लगाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? हॉस पाइप लगाने से 2-3 बेनिफिट होते हैं। एक तो हमारी जो मूवमेंट होती है कंप्रेशन टैंक ड्रायर रिसीवर की, वो उसको हम इजीली मूवमेंट कर सकते हैं, एक इधर से उधर हम लेके जा सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि उसका जो मेंटेनेंस रिपेयरिंग होती है वो इजिली हो जाती है। वहां पर क्या होता है, जो मेंटेनेंस रिपेयरिंग वाला जो बंदा आएगा उसको इजिली वो कर सकता है। ये क्लीनिंग पर्पज से भी बहुत आसान हो जाती है, उसको एरिया को हम क्लीन कर सकते हैं, इजिली डिसमेंटल भी कर सकते हैं, उसको खोल के कभी भी इधर से उधर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक कंप्रेशन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो हमारा। आशा करूंगा आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करूंगा आप मेरे को इस तरह की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद। मेरे वीडियो को चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.